सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सीटेट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 20 अगस्त, उसी के अंतर्गत हम हिंदी भाषा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका 2011 में पूछा गया है। किसे पूछा गया? 2011 में पूछा गया सवाल है। कौन हिंदी है, वैकल्पिक है, आता है। इससे पहले दोस्तों हम CDP के किसके चाइल्ड डेवलपमेंट के एंड पेडागोजी के क्वेश्चन यानी CDP के क्वेश्चन जो हमें 2011 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें कुल 10 वीडियो है तो प्लेलिस्ट बना वहाँ से जा सकते हैं। इसके साथ ही हम EVS के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। क्या कहते हैं 2012 तक 2013 तक के, कब तक के 2013 तक के कर चुके हैं। अगर आप भी वे भी नहीं देखें तो जाकर आप देख सकते हैं। 2013 तक EVS के हैं तो 16 तक CDP के हैं। तो EVS का बाकी बचा हुआ है तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल आज हम कौन सा क्वेश्चन लिए हैं? हिंदी का लिए। किसका लिए? हिंदी का लिए। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, वैकल्पिक में आता है, कोई भी मायने रखता है। देखिए कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन पढ़िएगा, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षा के सामग्री पर। तो याद रखिएगा जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है वह करती है कि देखिए हम किसी भी चीज़ का निदान तभी कर सकते हैं जब को कारण का सही पहचान पता चले। तो देखिए समस्याओं के कारणों का सही पहचान करना, ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। देखिए कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। तो याद रखिएगा कि उपचारात्मक शिक्षा की सफलता जो निर्भर करती है किस पे करती है? समस्याओं के कारणों पर। ठीक है, देखिए सही पहचान होगा समस्या का तभी उसका हम निदान कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन दिया आपका, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या फिर अनावश्यक है। तो याद रखिए भाषा शिक्षण की जो पाठ्य पुस्तक होती है ज्ञान अर्जन करने की क्या होती है? साधन होती है। क्या होती है? साधन। एकमात्र हम कह नहीं सकते क्योंकि ज्ञान अर्जन करने के और भी कई साधन हो सकते और कई भी साधन होते हैं। इसका याद रखिएगा कि भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक क्या एक साधन है? क्या है? एक साधन है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहते हैं कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। क्या होता है? एक साधन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन अगर कहता है, क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि हिंदी जो कक्षा होता है वहाँ पे जो अधिकतर बच्चे क्या होते हैं हिंदी सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वे मन लगाकर हिंदी सीखते नहीं है, पहला कारण। दूसरा, हिंदी सीखने के प्रति उसमें रुचि नहीं है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो याद देखिए होता क्या कि देखिए होता है कि किसी भी हिंदी का एक लैंग्वेज है तो हम जो यहाँ लैंग्वेज बोलते हैं तो अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। इसी वजह से हमको हिंदी क्या करता है सीखने में परेशानी होती है। देखिए ऐसा नहीं कभी मन लगा कर किसी भी चीज़ में मन लगा तो उसको हम आसान से सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए कहता है प्राय हिंदी और उसकी जो मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण ही हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कहानी सुनाने से, देखिए किसी को अगर हम कहानी सुनाने हैं तो देखिए कहानी सुनाने से, अब देखिए आगे ऑप्शन दिया, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो देखिए यार अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे को अगर कहानी सुनाया जाता है ना तो क्या कहता है आपका जो उसका चिंतन सोचने की शक्ति होता है बढ़ता है। देखिए मतलब किसी कहानी सुना रहे अब आगे क्या होने वाले हैं बच्चे इस पर गौर करते हैं, इसलिए कहानी सुनने से, याद कहानी अगर हम सुनाते हैं क्लास में तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, सोचने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, उसका विकास होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कहता है कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते से बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू कर देते हैं जिससे उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तेज होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। कहता है बच्चों के जो लेखन कौशल है, लिखने की जो कला है, मूल्यांकन करने में कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है। देखिए अपने अनुभव को लिखना, बच्चे अगर अपने अनुभव को लिखते हैं, श्रुति लेख सुन के लिखते हैं, पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखते हैं, पाठ में जो प्रश्न दिया उसको लिखते हैं, ये सुंदर लेख का अभ्यास करते हैं। तो याद रखिएगा होता क्या कि किसी भी देखिए बच्चे का मूल्यांकन, देखिए कोई भी एग्जाम देता है तो देखिए बच्चे अक्सर कहा जाता है कि अपने अनुभव से निकालना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए याद रखिएगा कि बच्चों की जो मूल्यांकन करने की सबसे बेहतर विधि है वो होता है कि बच्चे अगर अपने अनुभव से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? अपने अनुभव से लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कहता है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभव को लिखना बेहतर होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। अगर हम बोलते हैं तो उसमें कौशल की बोलने की कला कैसी होती है। देखिए बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है कि बोलने से हम किस बात को ध्यान में रखते हैं। संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना पहला। दूसरा है कि स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, उसका स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए किसी भी शब्द का। अलंकारिक भाषा का प्रयोग,
उसके बाद मधुर वाणी। तो याद रखिएगा इसमें होता है क्या कि देखिए अगर हम किसी बात को चीज़ को बोलते हैं ना, तो बोलने में क्या होता है कि अपनी स्थिति संदर्भ, किस स्थिति में बोल रहे हैं, किसके परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, किस कैसा यूज करना है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन ये हो जाएगी संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, बोलना कला था। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन का था। क्वेश्चन का था आपका कि एक भाषा क्या कहता है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक भाषा जो है शिक्षक के रूप में एक सबसे बड़ी चुनौती क्या होता है? बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना। दूसरा, बच्चों को भाषा के संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। भाषा संसाधनों का अभाव है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीति तय करना। अब देखिए बात होता है कि अगर क्वेश्चन आपका यहाँ आ रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है, देखिए इस भाषा के रूप में क्या होता है कि अगर किसी स्कूल में कई तरह की भाषा पढ़ाए जाते हैं तो वहाँ सभी प्रकार के सभी भाषा के टीचर को रखना अनिवार्य होता है। तो याद रखिएगा कि बहुभाषिक कक्षा नहीं, एक कक्षा में बहुत तरह का भाषा बोला जाता है। देखिए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है। कहता है एक समावेशी जो कक्षा है, कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत का प्रतिकूल है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन आप पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो ये देखिए होता है कि अक्सर क्वेश्चन देखिए हमको क्या करता है, क्वेश्चन कह रहा था कि देखिए क्वेश्चन कहता था कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांतों का प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल उस पर क्या प्रतिकूल उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए होता है ना कि अक्सर हम जानते हैं कि देखिए अगर व्याकरण को सीखते हैं, क्या करते हैं व्याकरण को नियम को सीखने की भाषा विकास का शीघ्रता से होता है। देखिए कहता है अगर हिंदी हमको सीखना है तो हिंदी व्याकरण पढ़ने से बेहतर होता है। अंग्रेजी सीखना सबसे पहले हम ग्रामर को सीखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर उसका बेसिक, तो बेसिक क्या करता है फॉर्मूला। तो देखिए कहता ऑप्शन डी हो जाएगा इसका कि देखिए आपका ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी कहता है कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, यानी भाषा का पकड़ अच्छी बनती है। देखिए ठीक, तो देखिए कहता है एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा का विकास शीघ्रता से हो गया, कथन सिद्धांतों का एक प्रतिकूल है। अब देखिए 99 क्वेश्चन देखिए कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व दें। बोलता है एक बहु सांस्कृतिक कक्षा, उसमें से आप एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको किस तरह अधिक महत्व देंगे। पहला है कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना कि खुद समझे, बच्चों का व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, बच्चों के भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो देखिए होता है क्या कि अगर हम बहुसंस्कृत भाषा के रूप में देखें तो क्या कहते हैं बच्चों के सामने भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि बच्चे को उसको पकड़ में बन सके। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कहता है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग से अधिक अवसर देना, कि भाषा का बच्चे को बोलने के दें तो वो क्या अधिक से अधिक बोल सकें। ठीक, देखिए कहता है कि एक बहुसंस्कृत कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों का भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी प्राथमिक जो स्तर होता है उसमें कौन सा भाषा शिक्षक है भाषा अगर शिक्षा सिखाते तो कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए अष्टप्रियता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यानी शिक्षक बोलते वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो देखिए बोलता है ना कि अगर भाषा विकास सिखाना है तो जैसे हम कोई भी लेटर सीखते हैं तो सबसे पहले क्या तो उसका वर्ण सीखते हैं। जैसे हिंदी सीखना है तो हमको सभी वर्ण का ज्ञान होना जरूरी है। तो याद रखिएगा कि क्या कहता है प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। देखिए प्राथमिक स्तर तो जरूरी नहीं उतना वर्ण सीखना चाहिए। ठीक है, देखिए तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा कि वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ कराना। ये जरूरी नहीं कि कंठस्थ करने देखिए होता है कि देखिए होता है कि किसी चीज़ को हम इकट्ठा से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी उसको हम अपना नहीं सकते। किसी चीज़ बनाते अभ्यास करते हमको स्वतः हो जाता है। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं कि अगर भाषा सिखाना उससे पहले वर्ण कंठस्थ करवाएं। ठीक है, ऑप्शन बी देखा था प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ कराना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। जबकि अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भ का प्रयोग करने का उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए 101 का नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह जो कार्य उसके बारे में कौन सा कथन उचित होता है। देखिए कहता है गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का उत्तम साधन, यानी गृह कार्य जो होता है अभिभावक का व्यस्त रखने में उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य गृह कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। देखिए कहता है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। याद रखिए गृह कार्य देखो ऐसा नहीं कि बच्चे अगर होमवर्क नहीं बना पाते फिर भी उसको हम होमवर्क दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चा को उसकी क्षमता के अनुसार उसको गृह कार्य देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए कहता है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य उसको देना चाहिए। देखिए कहता है गृह कार्य बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ही दिया जाना उचित है, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। तो याद रखिए भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है वो होता है बोलना और लिखना। क्या होता है पहले बोलें उसके बाद लिखें। कोई सी चीज़ को पहले बोलते हैं, पहले बोलना सीखते हैं उसके बाद लिखना सीखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों का भाषा होता है उसमें कौन सा औसत्य है। देखिए कहते हैं बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। या फिर अगला ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन कहता है कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने के सहायक होता है। या फिर सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन आपका एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कहता था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा औसत्य है। तो देखिए औसत्य मतलब देखिए कहता है कि बच्चों की ये नहीं होनी, देखिए कहता है कि बच्चों की जो ऑप्शन सी है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने की सहायता होता है। ठीक, ये नहीं होना चाहिए। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशल जो सीखते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना और कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन सी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी है कि भाषा कौशल के विकास के अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। देखिए कहा था ना भाषा कौशल को अगर सीखना है तो इसके लिए क्या होता है, चारों साइड के लिए हर एक की भाषा सुननी चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होना चाहिए। देखिए ठीक है, जैसे देखिए कौशल जैसे सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये वाले सुनेंगे बोलेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे सभी आपस में संबंध स्थापित होना सभी का। भाषा कौशल की बात करें तो देखिए 105 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 105 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है। क्वेश्चन कहता है कि पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। देखिए पाठ में दिए गए चित्र होगा, देखिए कहता है चित्र जो दिया जाता है किताब में उसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए पहला है कि चित्र से पाठ पुस्तक आकर्षित बनती है। चित्र पाठ की शोभा को बढ़ाते हैं। पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन चलते आ रहा है। यह चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो याद रखिएगा अगर भाषा जो पाठ में जो चित्र दिया जाता है वह क्या करता है कि जिससे देखिए हमको बोलता है ना कि हमको याद से बेहतर होता है कि अगर फिगर एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो उससे क्या होता है फिगर अगर उद्देश्य चित्र देने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो संकल्पनाएं होती है उसमें सोचने की क्षमता होती है उसका क्या होता है विकास होता है, सहायता करता है। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि चित्र जो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कविता में पंक्ति पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सबसे उचित विकल्प चुनना है आपको। देखिए पहला देखिए कविता दिया हुआ है, कविता पढ़ी। कविता कहता है कि अब नो गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। ये था कविताएं। तो देखिए किसकी कविताएं, सोहनलाल द्विवेदी जी की कविताएं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। देखिए तो उसे देख लेते हैं। देखिए कहता है गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। देखिए मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना या चिंतायुक्त होना। देखिए याद रखिएगा कि जो गहरी नींद में सोने का अर्थ है कि बेखबर होना, हमको किसी चीज़ की चिंता नहीं होना, मस्ती से एकदम बेखबर होके। याद रखिएगा गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है कि बेखबर होना। आपका ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, इसी में कहता है कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, यानी कभी जो है लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, अतल गहराई में जहाँ सूर्य अस्त होता है, या पतन की राह पर। तो देखिए ना आपका ऑप्शन में देखिएगा यहाँ दिया होगा पतन की राह पर। देखिए आपका स्थल सजाने सोचे चले अब अतल तुम्हें सजाने ना दूंगा। देखिए कहाँ अतल, देखिए दिया हुआ ना अतल। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए कभी जो लोगों को कहाँ नहीं जाना देते हैं, पतन की राह पर। किस राह पर, पतन की राह पर नहीं जाने देते। ठीक है, पतल की राह पर। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित करा रहा है। जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेघर है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो याद रखिएगा जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला कहता है कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है, ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। सुबह हो गई हो, यह कवि का दायित्व। याद रखिएगा ये जो कविता का भाव है तो वह क्या है, वह जो भाव उत्पन्न करता है वह करता है कि ताकि मनुष्य गतिशीलता आ सके और प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके, इसलिए वो जगाने की बात करते हैं। अब देखिए अतल, देखिए पंक्ति है उसमें, कविता में पंक्ति देखिए कहता है ना अतल अस्तल तुम्हें ना जाने दूंगा। देखिए पंक्ति है कि अतल अस्तांचल तुम्हें ना जाने दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए अलंकार पढ़ना है आपको, अलंकार के लिए भी व्याकरण दिया रहता है। देखिए अलंकार तो याद रखिएगा इसमें जो अलंकार वो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, देखिए अतल अस्ताचल तुम्हें ना जाने दूंगा, इस पंक्ति में अनुप्रास की क्या कहता है अलंकार है। अब देखिए कहता है कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो देखिए हर्ष
कोलाहल, आकाश, जागृति। तो याद रखिए जागृति क्या होता है, जागृति जगाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश पर आपको आंसर देना है। ये गद्यांश पढ़ेंगे, देखिए अच्छा से देखा था कि मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। मनु जो बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया उन्होंने सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, कातने की गीत का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा, और जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। आगे देखिए क्या कहता है, गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, ये कहानी आपने पढ़ी है। अब देखिए इसके आधार पर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि मनु को अपनी किसकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। मनु ने डायरी को काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। देखिए तो इन्होंने जो एहसास हुआ गलती का, देखिए गलती का क्या एहसास हुआ, देखिए बोला ना गांधी जी की, ये बोलता है वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि देखिए इसको जो एहसास हुआ था, किसका एहसास हुआ, ऑप्शन डी एहसास हुआ उनको अपनी डायरी वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं किया करना था। देखिए आगे कहता है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग नहीं सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। देखिए वगैरह मतलब संदेह पर स्थिति। तो याद रखिए वगैरह शब्द से क्या होता है, कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं हो पा रही थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है, क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने डायरी लिखने की इबादत करने जैसा क्यों कहा। दोनों क्यों कहा। ऑप्शन, दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल है, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो देखिए दोनों में जो लिखने और इबादत इसलिए कहा क्योंकि देखिए दोनों में क्या होनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। देखिए 115 में क्वेश्चन कहता है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए कार्य जमा खर्चा का हिसाब किताब रख सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। या फिर इसमें व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। देखिए इसमें अच्छा गुजरने की कोई बात नहीं है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण भी करता है, अपने बारे में लिखता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है कि हमने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा। तो देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि ये नियम था। लोगों को अपनी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और देखते थे कि व्यक्ति अपनी कार्य और विचार किस दिशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण मिल जाता। याद रखिएगा गांधी जी इसलिए क्या कहता है, गांधी जी पढ़ते दिन डायरी पढ़ना क्या करते थे, कहते थे कि डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए अगला है कि अब देखिए थोड़ा बहुत समास है। देखिए प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो समास है अव्यय भाव है। कौन सा समास है, अव्यय। देखिए कुछ शब्द अव्यय शब्द याद रखते हैं, जैसे प्रति जिसमें पूत पर प्रधान होता है प्रति। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। सिंपल सा बात ऑप्शन डी है। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताना है। कार्य जो हम करते हैं उसका तद्भव, तो काज का काम, सिंपल सा। उसके बाद विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में वैचारिक, कौन सा बनेगा, वैचारिक बनेगा। ऑप्शन डी। तो ये थे कुल हमारे जो हिंदी के 2 क्वेश्चन थे जो कि वैकल्पिक रूप में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 के प्रीवियस ईयर में थे। इसके आधार पर आप अपना क्या कहते तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।